महत्वपूर्ण विषय है। जस्टिस गंगोपाध्याय का जो इस्तीफा हुआ उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से शामिल हुए, कई सवाल उस पर उठते हैं। उस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ चिराग गुप्ता जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं, और हमारे साथ आलोक वत्स साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, शमीम अंसारी समर्थक हैं टीएमसी के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा अंसारी साहब, अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक लाइफ में है और उसकी इच्छा होती है एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की, तो उसमें ऐतराज़ क्या है? सबसे शमीम पहले अहमद तो साहब नाम जरा करेक्ट कर शमीम अहमद जी। जी बताएं। जी, एतराज कोई नहीं है। एतराज उनको जो है, ये फंडामेंटल राइट के अंदर है, वो जज रहना चाहते हैं या वो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, ये दोनों हैं। लेकिन एक पद पे रह करके ऐसे आदमी को, क्योंकि जब ये काला कोट कोई आदमी पहन लेता है तो फिर वो किसी पार्टी का नहीं होता है, बल्कि वो संविधान का जो है वो ये होता है, रक्षक बन जाता है और न्याय का दाता बन जाता है। और इस न्याय के दाता को फिर जो है, दो चश्मे नहीं होते इसकी आंख पर। इसकी आंख के ऊपर में बस ये होता है कि इंसाफ कैसे डिलीवर किया जाए, जल्द किया जाए और आसानी से किया जाए। ये है कोर्ट। और जो है, जिस पद पे वो बैठे थे, लेकिन इस पद पे बैठे हुए उनके जो फैसले पीछे गुजरे हैं, अब तो ऐसा लगता है कि कोर्ट में अब याचिका दायर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। इनके जितने पिछले फैसले जो इन्होंने लिए हैं, अगर उसमें कोई संवेदनशीलता है, अगर कोई पार्टी नाराज है, तो उसको रीहियरिंग का चांस मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो इनके फैसले हैं, क्योंकि इनका जो अब एक्शन रहा है उससे सवालों के घेरे में आ गए। आलोक वत्स साहब, सवाल तो ये जरूर उठेगा, क्या कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड नाम की चीज नहीं होनी चाहिए? कल तक जो व्यक्ति पॉलिटिकली सेंसिटिव मामलों में इस तरीके के फैसले दे रहे हैं, जो एक पार्टी, जाहिर सी बात है जब भी जजेस फैसला देंगे एक पार्टी हारेगी एक पार्टी जीतेगी, लेकिन अगर उसमें सरकार के ऊपर हमेशा कटाक्ष किया गया, सरकार के खिलाफ फैसले दिए गए और उसके बाद तुरंत इस्तीफा आज और कल बीजेपी अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही कि क्या उनके फैसले पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे? देखिए अंकित, राइट टू फ्रीडम के तहत ये कहीं भी जा सकते हैं। जस्टिस रहना पसंद करें या ना करें, ये सब इनके प्रोगेटिव में आता है। लेकिन ये एक बात जरूर है कि पद पर रहते हुए इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिस पर इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उसको संज्ञान में लेकर इन पर एक तरीके से इनसे केस विड्रॉ कर लिया और इनको रिप्राइंड किया कि साहब आप टीवी इंटरव्यू वगैरह नहीं दे सकते हैं। कुछ तो लक्ष्मण रेखा इन्होंने लांघी, लेकिन जिस तरीके से वहां करप्शन का माहौल है पूरे वेस्ट बंगाल में, उस पर जो इन्होंने फैसले दिए वो तो अभूतपूर्व फैसले थे और वो तर्कसंगत फैसले थे, क्योंकि जिस तरीके का वहां स्कैम हुआ, अनअर्थिंग ऑफ मनी हुआ और म्युनिसिपैलिटी के बहाली में, टीचर्स के बहाली में, नॉन टीचिंग स्टाफ के बहाली में जिस तरीके से पैसे का नहीं मामला आलोक आया। जी, जो फैसला, जिस फैसले से बीजेपी को फायदा हो वो ऐतिहासिक, जिससे बीजेपी को फायदा ना हो वो आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा लांघ गए, जहां पे चीफ जस्टिस ने भी उनके बारे में कुछ कहा। तो क्या ये क्यों ना ये मान लिया जाए कि उनके सारे फैसले रिव्यू होने चाहिए? मैंने क्या कहा, जो फैसले इन्होंने दिए वो तर्क संगत थे, लेकिन कुछ इन्होंने एक्टिविटी जो किए उस पर इनको रिप्राइंड किया गया, जो एज अ जज इनको नहीं करना चाहिए था। वो मैंने नहीं किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस पर रिप्राइंड किया। बिल्कुल आप और ठीक कह रहे हैं, तो उस लिहाज बिल्कुल से ठीक कह रहे हैं आप। चिराग गुप्ता जी, आप लॉयर हैं, इसी फ्रेटर्निटी से आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि अब लोग इस बात से, बाकी जजेस के, लॉयर्स के जो फैसले होते हैं या जो बातचीत होती है उसको संदेह के घेरे में डाल के देखेंगे कि कुछ इन्हें पॉलिटिकल फायदा तो नहीं मिल रहा? बार बार ये बात उठती रही है कि क्या इतने उच्च पद पे बैठे हुए लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए लोगों को, खासतौर से जजेस को, अगर पॉलिटिक्स में आना है तो उसके लिए कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होना चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कल इस्तीफा और आज आप पहुंच जाएं बीजेपी में? अंकित जी, मैं आपके कार्यक्रम में कई बार शामिल हो चुका हूं और मेरा नाम चिराग नहीं विराग है, शायद कुछ गलती आपकी तरफ से हो गई होगी। मुझसे गलती हुई सर, उसके लिए मैं जी माफी जी, चाहूंगा। नहीं नहीं, कोई दो तीन बातें हैं। एक तो भाजपा के पूर्व
नेता मंत्री सीनियर एडवोकेट अरुण जेटली जी ने जजों के पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट्स पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायपालिका के लिए बड़ा खतरा बताया था। ये एक सैद्धांतिक बात है जो सभी जजों पे लागू होती है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है उसके बीच में सेपरेशन होगा। सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक लक्ष्मण रेखा बनी रहनी चाहिए। ये न्यायपालिका और सरकार दोनों के लिए जरूरी है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल, जो कि किसी जमाने में भारत में नवजागरण का बहुत बड़ा केंद्र था, और वहां से दोनों तरह से डिस्टर्बिंग खबरें आ रही हैं कि जहां पर संदेश खाली में नेताओं का और अपराधियों का और सरकार का गठजोड़ हो गया, यह चिंताजनक बात है। और उसके जवाब में हाईकोर्ट के जज विपक्ष की भूमिका निभाने लगे, वो ज्यादा चिंताजनक है। और बार बार दो तरीके की बात होती है, एनजेएसी की बात होती है, जहां बोला जाता है कि जजों की नियुक्ति प्रणाली को और न्यूट्रल करने की जरूरत है। और अभी जब कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट के बावजूद भी अगर उनका राजनीतिक व्यक्तित्व इतना मुखर है, मैं समझता हूँ चिंताजनक है। मुख्य सवाल कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है, मुख्य सवाल दो हैं। पहला कि उनका त्यागपत्र देने से पहले ही उन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छाएं जाहिर कर दी। उनका त्यागपत्र ना दिया था उन्होंने, ना ही उसका त्यागपत्र स्वीकार किया गया था। ये एक पहली चिंताजनक बात है, क्योंकि कूलिंग ऑफ पीरियड की बात तो बाद में आएगी। दूसरी बात यह है कि वो जब पद में थे और पद में रहते हुए उनके जो फैसले थे, जिन फैसलों पर डिवीजन बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सभी ने चिंता जाहिर की थी, वो फैसलों पर, उन फैसलों पर निश्चित तौर पर रिव्यू होना चाहिए। क्योंकि जो जो अदालतें हैं उनका जो रसूख है वो कानून के साथ साथ जजों की भूमिका पर निर्भर करता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने फैसला देकर 5 जजों के पुराने फैसले को बदला है, जिसमें पीवी नरसिंह राव वाले फैसले को बदला है। तो उन्होंने इतने पुराने 25 साल पुराने फैसलों को बदला है। तो अभी के जो लेटेस्ट इनके फैसले, जिन फैसलों से कहीं से एक उनकी न्यायिक अनुशासन की उन्होंने अवहेलना किया है और वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से किया है, इसलिए मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि उनके जो पुराने फैसले हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट को निश्चित तौर पर रिव्यू करने की जरूरत है। विराग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास थोड़ा समय क्योंकि कम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली पे हम लोग को जाना पड़ा था, लेकिन जो बात आपने कही मुझे लगता है कि उससे बेहतर नहीं हो सकता। एक आत्मचिंतन जिस तरीके का होना चाहिए पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को, उसको बहुत बढ़िया से संक्षेप में आपने सामने रखा है और बेबाकी से इस बात को रखा है। और हमें भी उम्मीद यही है कि देखिए, सबसे ज्यादा लोग, हर आदमी यही कहता है कि जब कहीं सब जगह से उम्मीद टूट जाती है तो आखिरी उम्मीद उनकी न्यायपालिका में होती है। अगर न्यायपालिका से भी लोगों को कहीं ना कहीं संदेह अगर रहेगा तो ये देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी दुखद और चिंता की बात जरूर होगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।